नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले इंटरनेशनल सत्ता की सबसे बड़ी खबर, जिसमें पूरी दुनिया की नजर पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग की तिकड़ी पर है। ब्रिक्स समिट के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे आज पुतिन के सामने शांति संदेश दिया। साथ ही आपको ब्रिक्स करेंसी वाली उस डील के बारे में भी बताएंगे जिससे अमेरिका की नींद उड़ी है। फिर वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक में हुआ वो बोतल तोड़ हंगामा, जिसके लिए टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी को एक दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। आखिर बैठक में ऐसा क्या हुआ जिससे बात तू मैं से बढ़कर बोतल तोड़ने तक आ गई, ये देखिएगा। इसके बाद सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी खबर, जो ट्रेन के एसी कोच में सफर करते हैं और ट्रेन में मिलने वाले कंबल की स्वच्छता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। आज इसी कंबल पर एक आरटीआई के जरिए ऐसी जानकारी आई है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। फिर एक कुंजी चुनावी राजनीति में प्रियंका गांधी की औपचारिक एंट्री पर खोलेंगे, जो कल केरल में वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करने वाली हैं। लेकिन इस नॉमिनेशन से पहले कैसे शक्ति प्रदर्शन होगा, कौन कौन मौजूद रहेगा, इसकी सारी जानकारी आपको देंगे। एलएसी के देपसांग और डेमचौक पर समझौते के बीच चीन के विदेश मंत्रालय का पहला बयान आया है। इसमें कहा गया है कि भारत के साथ विवाद सुलझाने पर सहमति बन गई है। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पहले दोनों देशों को दोबारा विश्वास पैदा करना होगा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच आप सरकार ने यूपी, हरियाणा और राजस्थान को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें अपील की गई है कि सर्दियों तक दिल्ली में डीजल की बसों को ना भेजा जाए। पत्र में दिल्ली की तरह सीएनजी और ईवी बसों की व्यवस्था करने को कहा गया है। और एक बुरी खबर शेयर बाजार से, जहां आज सेंसेक्स में 930 और निफ्टी में 309 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। इसमें निवेशकों के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए। इसकी एक वजह चीन भी है। चीन ने जब से आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 140 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान किया है, तब से चीन के शेयर बाजार में तेजी है, जबकि भारत के बाजार में हड़कंप मचा है। तो चलिए सत्ता की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात ब्रिक्स सम्मेलन में द मोदी शो की करते हैं। And I'm like, I was like freeze. That moment was like so nice, so nice. У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस दोस्ती की जिसमें कूटनीतिक संदेश कूट कूट कर भरे हैं। उस मुलाकात की जिसके मायने पूरी दुनिया के लिए अहम है। उन दो दोस्तों की जिनकी मित्रता और गेम चेंजर मकसद की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। इन चीजों को समझने के लिए ये तस्वीर ही काफी है। पीएम मोदी सोल में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। पिछले 3 महीनों में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी के बीच ये दूसरी मुलाकात है। दुनिया की नजर भारत पर है। 2.5 वर्षों से चल रही रूस यूक्रेन जंग का कोई समाधान निकालने की उम्मीद की जा रही है और इन्हीं उम्मीदों का ध्यान रखते हुए आज पीएम मोदी ने समाधान वाले कुछ संकेत भी दिए हैं। आज पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध पर पुतिन के सामने पीएम मोदी ने उसी अंदाज में बोला जिस अंदाज में 3 महीने पहले उन्होंने अपनी बात रखी थी। पीएम मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत अपने पुराने रुख पर कायम है। भारत लगातार इस मामले को लेकर उसके संपर्क में है। इस समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। शांति और स्थिरता के लिए भारत की कोशिश जारी रहेगी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ ऐसा कहा कि वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगे। पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जी से हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि उनको कोई अनुवादक नहीं चाहिए। आप सिर्फ 120 सेकंड में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात और बातचीत का वीडियो रील देखिए।
ये पीएम मोदी के 2 दिनों के दौरे की सिर्फ शुरुआत है। आज रात होने वाले डिनर से लेकर ब्रिक्स की करेंसी और ग्लोबल डिप्लोमेसी तक की पूरी पिक्चर बाकी है। У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете. हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। Ваш июльский визит в Москву и плодотворные переговоры с вами. Мы регулярно обмениваемся информацией по телефону. Признателен, что вы откликнулись на наше приглашение и лично приехали в Казань. И мы приветствуем ваше решение открыть в Казани генеральное консульство Индии. Последовательно развиваются крупные проекты. Принятие дипломатического присутствия Индии в России будет способствовать дальнейшему развитию двухсторонних отношений. Уважаемый господин премьер-министр, мы очень рады видеть вас и всю вашу представительную команду в России. एक्सीलेंसी पिछले 3 महीनों में मेरा 2 बार रूस आना हमारे करीबी समन्वय और गहरी मित्रता को दर्शाता है। जुलाई में मॉस्को में हुई हमारी एनुअल समिट से हर क्षेत्र में हमारे सहयोग को बल मिला है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। वैसे देखा जाए तो इस बार का ब्रिक्स सम्मेलन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि कजान में दुनिया के 3 बड़े नेताओं की तिकड़ी का मिलन होने वाला है। पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक मंच पर एक साथ दिख सकते हैं। इसीलिए अमेरिका समेत बड़े देशों की नजर इस मीटिंग की हर तस्वीर, हर अपडेट और हर मुलाकात पर है। इसकी एक वजह यह भी है कि इस बार ब्रिक्स की करेंसी वाला एजेंडा पूरी दुनिया में नया आर्थिक समीकरण सेट कर सकता है। अब तक मिली जानकारियों के अनुसार ब्रिक्स समिट में डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर देने के लिए नई करेंसी को लेकर निर्णायक बातचीत हो सकती है। इसकी पूरी कहानी आज हम आगे आपको बताने वाले हैं। पहले आप ये जानिए कि आज रूस के कजान में क्या क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। आज सुबह पीएम मोदी कजान पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हिंदुस्तानी अंदाज में स्वागत की तैयारी थी। जहां पीएम मोदी ठहरे हैं उस होटल के पास बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया। भारतीय संस्कृति का परिचय देते हुए कई कलाकारों ने आकर्षक प्रस्तुति दी। पीएम मोदी ने इन कलाकारों की हौसला अफजाई की, बातचीत भी की। पीएम मोदी का स्वागत करने वालों में कई रूसी नागरिक भी थे। पीएम मोदी के हिंदुस्तानी स्वागत वाली विशेष तस्वीर तब देखने को मिली जब रूसी समुदाय के लोगों ने कृष्ण भजन गाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। मोदी और पुतिन की मुलाकात तो अपने आप में दोस्ती की कहानी को बयां करती ही है, लेकिन इसके बीच पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की चर्चा भी जोरों पर है। आज थोड़ी देर पहले शी जिनपिंग ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कजान पहुंचे। दावा है कि इस बार पीएम मोदी के साथ जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। वैसे इस मुलाकात से ठीक पहले एलएसी पर सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिला, जब भारत और चीन के बीच डिसएंगेजमेंट वाली सहमति बनी।
अगर मोदी और जिनपिंग की मुलाकात होती है तो ये कितनी खास होगी और क्यों इस पर हर किसी की नजर है, इसे भी जानिए। 2014 से 2020 के बीच 18 बार मोदी और जिनपिंग में मुलाकात हो चुकी है। 2020 में गलवान के बाद रिश्ते में खटास आई थी। 2020 के बाद प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई है। 4 वर्ष के बाद मोदी जिनपिंग की ये मुलाकात हो सकती है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के उस एजेंडे की जिसमें अमेरिका के लिए करेंसी वाला करंट है। इस एजेंडे के मुख्य सूत्रधार हैं पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग। बताया यह जा रहा है कि रूस के कजान में ब्रिक्स की करेंसी पर चर्चा हो सकती है। मतलब ब्रिक्स सदस्य अपनी नई करेंसी लाने पर विचार कर रहे हैं। इसके संकेत पहले भी मिल चुके हैं। ब्रिक्स देश रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इस करेंसी की जरूरत क्यों है? इससे दुनिया का आर्थिक समीकरण कैसे बदलेगा? जो अमेरिका डॉलर के जरिए इस वक्त दुनिया का वित्तीय बॉस है, उसका प्रभुत्व कैसे प्रभावित होगा? सबसे बड़ी बात क्या है इस नई करेंसी को लाने के पीछे? और अमेरिका के वित्तीय वर्चस्व को चुनौती देना इतना आसान है क्या? इन सभी पहलुओं की जरूरत, फायदा और चुनौती वाली कुंजी से आइए समझते हैं। पहले जानिए इसकी जरूरत क्यों है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। अमेरिका में 96% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में होता है। बाकी दुनिया में 79% कारोबार अमेरिकी डॉलर में होता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में ही होता है। अपनी करेंसी होने से ब्रिक्स देश डॉलर पर निर्भरता कम कर सकते हैं। अब तक ये होता रहा है कि डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव का सीधा असर ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ता है। अगर ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी हो जाएगी तो इस प्रभाव को कम किया जा सकता है। डॉलर पर निर्भरता कम करने से आर्थिक नीतियों में अधिक स्वतंत्रता मिल सकती है। मतलब ये कि अमेरिका की प्रतिबंध लगाने वाली शक्ति कम हो जाएगी। समझिए इसके फायदे क्या हैं। अपनी करेंसी से व्यापार पर एक्सचेंज रेट की लागत कम होती है। व्यापारिक लेन देन सस्ता हो सकता है। जॉइंट करेंसी से वित्तीय सहयोग और निवेश में वृद्धि होगी। ब्रिक्स देशों का ग्लोबल आर्थिक मंच पर प्रभाव बढ़ सकता है। बड़े वित्तीय संस्थानों में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाएं काफी विविध हैं। सबको एक मंच पर लाना, जॉइंट करेंसी को लागू करना मुश्किल है। नई करेंसी में विश्वास स्थापित करना और उसे स्थिर रखना भी एक बड़ी चुनौती है। एक सच ये भी है कि हाल के कुछ वर्षों में डॉलर का रिजर्व करेंसी शेयर घटा है क्योंकि यूरो और येन की लोकप्रियता बढ़ी है। लेकिन डॉलर अब भी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। ऐसे में अगर नई करेंसी आती है तो सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगेगा। अब आज की हंगामेदार राजनीतिक खबर, जिसमें जबरदस्त एक्शन है, बोतल तोड़ बवाल है और देश के निर्वाचित माननीय वरिष्ठ सांसदों के आचरण पर सवाल भी है। हंगामेदार एक्शन वाला यह दृश्य वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की बैठक में देखा गया। इस बैठक में सांसदों को अपनी बातों को तर्कपूर्ण तरीके से रखना था, लेकिन आरोप है कि टीएमसी के एक वरिष्ठ सांसद कल्याण बैनर्जी इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने पहले बीजेपी सांसद अभिजीत बंदोपाध्याय से तू मैं की, अब शब्द कहे और जिस बोतल में पानी पीने के लिए दिया गया था उसे ही तोड़ दिया और वो इससे खुद ही चोटिल भी हो गए। कल्याण बैनर्जी की चोट लगी हुई तस्वीरें भी काफी ट्रेंड कर रही हैं। दरअसल आज वक्फ बिल पर जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी रिटायर्ड जजों और वकीलों के एक समूह के विचार सुन रही थी। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सदस्यों ने इस पर सवाल किए। कहा कि इस विधेयक में इनकी क्या हिस्सेदारी है, इन लोगों को क्यों सुना जा रहा है। लेकिन सत्ता पक्ष के सदस्य उन लोगों की बात सुने जाने को वैध बता रहे थे। आरोप है कि इसी बीच कल्याण बैनर्जी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और वो बीच में बोलने की कोशिश करने लगे। चूंकि वो पहले ही 3 बार इस विषय में बोल चुके थे और फिर से बोलने के लिए मौका चाहते थे, तो बीजेपी सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने उनका विरोध किया। सूत्रों के मुताबिक यहीं से बात बिगड़ी और इसी दौरान दोनों में तीखी बहस हुई। दोनों ओर से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। इसी बीच कल्याण बैनर्जी ने पास में रखी पानी की बोतल को अचानक से उठाया और गुस्से में टेबल पर पटक दिया, जिससे कांच उनके ही हाथ में लग गया। कल्याण बैनर्जी ने इसके बाद बोतल के टुकड़े को चेयरमैन की ओर भी उछाला। इस घटना के कारण बैठक को कुछ देर के लिए स्थगित भी करना पड़ा। वैसे इस हरकत पर कल्याण बैनर्जी के विरुद्ध आज ही एक्शन भी लिया गया।
उन्हें सस्पेंड करने के लिए बाद में एक प्रस्ताव लाया गया, जिसके पक्ष में 9 वोट पड़े और विपक्ष में 8। इसके बाद अध्यक्ष ने लोकसभा के नियम 261 और 374(1)(2) के तहत कल्याण बनर्जी को 1 दिन और 2 बैठकों के लिए निलंबित करने का निर्देश दे दिया और स्पीकर को भी इस बारे में सूचित कर दिया। हालांकि बाद में एक वीडियो में कल्याण बनर्जी AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आप के सांसद संजय सिंह की मदद से चलते हुए दिखे। इस दौरान ओवैसी कल्याण बनर्जी से कुछ बातें भी कर रहे थे। एक दिन के लिए JPC से निलंबित होने के बाद कल्याण बनर्जी दिल्ली में अपने आवास की ओर निकले और फिर वहीं से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। दोनों ही बार TV9 ने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो बस यही कहते रहे कि संसद के अंदर जो कुछ भी हुआ उसके बारे में वो बाहर नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये JPC का मसला है। TV9 की टीम ने इस मामले में अभिजीत गंगोपाध्याय से भी प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑफ कैमरा कहा कि वो इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे। PM मोदी से मिलकर TMC सांसद के प्रति अपनाए गए नर्म रुख की शिकायत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो JPC में शामिल अपनी पार्टी के सदस्यों के रुख को लेकर भी दुखी हैं। PM से मिलकर इस बारे में भी बात करेंगे। इस घटना के बाद JPC के ज्यादातर सदस्य चुप हैं, लेकिन JPC अध्यक्ष खुलकर अपनी बात कह रहे हैं। एक बार सुनिए उन्होंने JPC मीटिंग के अंदर के एक्शन वाले दृश्य पर क्या कहा। JPC में जो आज घटना हुई है, जिस तरह से एक हिंसा की घटना हुई या एक बोतल तोड़ करके मारने की कोशिश चेयर के ऊपर हुई, तो जिस तरह से उन्होंने फेंका, तो ईश्वर की कृपा से मैं बच गया। इस तरह से उसके बाद उन्होंने एब्यूज किया मुझे, या बाहर निकल करके भी जिस तरीके से कह रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि इस तरह की जगह पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस तरह की हिंसा की कोई जगह नहीं। ये पार्लियामेंट का मामला है। हमने श्री ओम बिरला जी को फ़ोन पे घटना के तत्काल बाद उनको अवगत करा दिया है और उनको मतलब क्योंकि इतनी बड़ी घटना थी, हमें हाउस को JPC की मीटिंग पहली बार हमको एडजर्न करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ घटना हो गई थी, जिस तरह से पूरी बोतल टूटी थी और सारी चीज़ें हो गई, सब लोग हतप्रभ रह गए थे। ये देश को क्या संदेश आज गया है, और उनकी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से अपने सदस्य का क्या आचरण है, उस आचरण को किस तरीके से वो कंट्रोल करेंगे। आखिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हिंसा की जगह कहाँ है? आप देखते होंगे कि लगातार बैठकें चल रही हैं। हर 5 दिन पे मैं धन्यवाद देता हूँ कि बैठकों में हमारे मेंबर्स आते हैं, लेकिन क्या किसी मेंबर ने शिकायत की कि जगदम्बिका पाल हमको नहीं बोलने देते या जगदम्बिका पाल हमको नहीं सुनने देते हैं? JPC के मेंबर के तौर पे मैं JPC में हुई बातों का आपके सामने कैमरे पर या बाहर कहीं भी कोई जिक्र नहीं कर सकता। जोश में होश गंवाना, एक अनुशासन को भी उन्होंने भंग किया और दूसरी तरफ खुद को घायल भी कर लिया, तो ये कहीं से भी सही ये आचरण नहीं था और इसीलिए ये कार्रवाई की। वैसे जिन कल्याण बनर्जी पर हंगामा करने और बोतल तोड़ने का आरोप लगा है, वो एक और बार पहले भी काफी चर्चा में आ चुके हैं। तब उन पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने और उनका मजाक उड़ाने का आरोप लगा था। संसद भवन के बाहर का उनका एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वो उपराष्ट्रपति की नकल कर रहे थे। इससे उपराष्ट्रपति काफी नाराज भी हुए थे। बीजेपी ने इसे उपराष्ट्रपति का अपमान बताया था, लेकिन तब कल्याण बनर्जी ने कहा था कि मिमिक्री एक कला है और वो ऐसा करते रहेंगे। वैसे आज JPC की बैठक में जो हुआ, राजनीतिक सेटअप में ऐसा कई बार हो जाता है। संसद और विधानसभा में इससे मिलती जुलती घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन पहली बार संसदीय कमेटी की बैठक में सांसद इतने आक्रामक और उत्तेजित दिखे हैं। वैसे इतना आक्रामक व्यवहार विमर्श और सेहत दोनों के लिए हानिकारक होता है, और हाँ, तीखी बहस के बीच कांच की बोतलें भी कई बार जख्म दे सकती हैं। अब हम अपने न्यूज मित्रों को 2 ऐसी खबरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सीधे उनकी सेहत की सत्ता से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें पहली खबर ट्रेन के AC कोच में मिलने वाले रेलवे के उन कमलों से जुड़ी हुई है, जिस पर एक RTI के जरिए बहुत चौंकाने और परेशान करने वाली जानकारी सामने आई है।
जबकि दूसरी चिंताजनक खबर उन जिम प्रेमियों के लिए है जो जिम जाते हैं और वहां डंबल और ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात रेलवे के कंबल की। जो भी न्यूज़ मित्र ट्रेन के एयर कंडीशनड कोच में सफर करते हैं उन्हें बर्थ की बुकिंग करवाने के साथ बेड रोल की सुविधा भी मिलती है और इस बेड रोल में 2 चादर, तकिया, तौलिया और एक कंबल यात्रियों को दिया जाता है। लेकिन क्या आप भी ट्रेन में मिलने वाले रेलवे के उन कंबलों को ओढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं? क्या आप भी हाइजीन के लेवल पर ट्रेन के कंबल की स्वच्छता को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं ट्रेन में दिए जाने वाले इन कंबलों को कब और कितनी बार धोया जाता है? वैसे तो इसे लेकर रेलवे की ओर से कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इन कंबलों को लेकर हाल ही में एक आरटीआई दायर की गई जिसमें कंबल की धुलाई को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल इस आरटीआई में ये पूछा गया था कि बेड रोल की साफ सफाई को लेकर क्या इंतजाम रेलवे की ओर से किए जाते हैं और ट्रेन में मिलने वाला कंबल कितनी बार धोया जाता है। लेकिन दावा है कि इस सवाल के जवाब में रेलवे की ओर से बताया गया है कि वैसे तो कंबल की धुलाई महीने में 1 बार की जाती है और 30 दिन में 1 बार कंबल को धो दिया जाता है। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर कंबल में दुर्गंध आ रही हो या उस पर कुछ गिर गया हो तो उसे तुरंत लॉन्ड्री में भेज दिया जाता है। अब रेलवे के इसी जवाब के बाद कंबल की स्वच्छता को लेकर फिर से सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस आरटीआई को लेकर जब TV9 भारतवर्ष ने रेलवे के अधिकारियों का पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने हमें बेडरोल की धुलाई के बारे में कुछ और जानकारी दी। रेलवे के अधिकारियों की ओर से बताया गया कि जो तकिए के कवर बेडरोल में होते हैं उन्हें हर इस्तेमाल के बाद धोया जाता है। बेडरोल में मौजूद लिनन की 2 चादरों को भी हर इस्तेमाल के बाद धुलाई के लिए भेजा जाता है, जबकि कंबल हर महीने में 1 बार नहीं बल्कि 2 बार धोए जाने का प्रावधान है, जबकि दुर्गंध आने या उस पर कुछ गिरने पर तुरंत धुलाई की जाती है। वैसे एक बार रेलवे के इस प्रावधान को मान भी लिया जाए तो भी सवाल बनता है कि क्या यह व्यवस्था साफ सफाई के स्तर पर ठीक है? आप खुद सोचिए, रेलवे में मिलने वाले कंबल का इस्तेमाल 30 दिन में 30 अलग अलग लोग करते हैं, लेकिन जब धुलाई की बात आती है तो उसे सिर्फ 2 बार धोया जाता है। इससे आप कंबल की स्वच्छता का स्तर समझ सकते हैं। हालांकि इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जाता है कि एक कंबल को कम समय के अंतराल में या 7 से 8 बार साफ करने से उसकी गर्माहट में कमी आने लगती है। इसके अलावा रेलवे के नियमों के अनुसार यात्रियों के लिए ऊनी कंबल की सप्लाई होती है जो वजनी तो होता ही है, उसका मेंटेनेंस भी आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी ट्रेन में मिलने वाले इन कंबल की स्वच्छता को लेकर एक प्रश्न चिन्ह जरूर है और अब एक आरटीआई के जरिए उस पर और ज्यादा सवाल उठे हैं। हम आपको एक रील भी दिखाते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कैसे ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। जिन लोगों ने रेलवेज में ट्रैवल किया और उसके बाद उन्हें एलर्जी हुई है या इन्फेक्शंस हुई हैं, इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होती हैं। वायरल इन्फेक्शन, वायरल वॉट होता है, स्केबीज होता है, एलर्जीज का होना है, चिकन पॉक्स हो गया। क्योंकि मामूली से अगर किसी को चिकन पॉक्स या हर्पीज हो और उसका छोटा सा दाने का 1 बूंद ड्रॉप उसका लग जाए और 24 घंटे 28 घंटे तक वो जीवित रहता है और वही बेडशीट दूसरा इंसान यूज करे, उसको बॉडी में कहीं पे भी हल्का सा भी कट हो या डायबिटीज हो या किसी भी कारण स्ट्रेस हो या इम्यूनिटी कम हो तो उस इंसान को सेम इन्फेक्शन आ सकती है। ब्लैंकेट जो ट्रैवलिंग करने के टाइम उनको प्रोवाइड की गई है उसमें स्मेल आ रहा है, उसके अंदर बाल और गंदगियां पाई जाती है जिससे कि वो अटेंडेंट को सूचित करते हैं कि ये ब्लैंकेट गंदा है, इसको आप रिप्लेस कीजिए, ये हाइजेनिक नहीं है, हम बीमार हो जाएंगे। अगर आप अपने लिए खुद बेडशीट कैरी कर सकते हैं, खुद कंबल कैरी कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, और नहीं कैरी कर सकते एटलीस्ट एक बेडशीट कैरी कर सकते हैं तो अपनी बेडशीट के ऊपर उनका कंबल लीजिए ताकि आपके कांटेक्ट में ना आए। फिर बॉडी में कहीं कोई कट हो, जैसे स्पेशली जेंट्स में देखा जाता है वो शेव करते हैं तो छोटे मोटे कट लग जाते हैं। लेडीज़ के हाथों पे कहीं ना कहीं नेल्स के साथ साथ कहीं हमारे कट होने के चांसेस होते हैं, कहीं पे मच्छर काटा है तो वो भी एक तरह का एब्रेजन, एक कट है। तो इन जगहों पे बैंडेड या कुछ आप कवर कर सकते हैं। स्पेशली बच्चों में कुछ माइक्रोपोर टेप या नॉर्मल सेलो टेप मारते हैं ट्रेन में जाते हुए तो वहाँ से इन्फेक्शन नहीं एंटर कर पाएंगे। इसके ऊपर मॉनिटरिंग की जाए और मैकेनिकल को स्पेशली जो सीनियर DCM और CCM फोकस करके इस समस्या का समाधान करना चाहे तो बहुत इजीली हो जाएगा।
और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि आखिर रेलवे के बेडरोल की साफ सफाई का जिम्मा किसके पास होता है। बेडरोल की सफाई के लिए रेलवे में डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री का सिस्टम बनाया गया है। इस डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री को चलाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है और लॉन्ड्री में रेलवे के कर्मचारी नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के लोग ही काम करते हैं। पिछले वर्ष डिपार्टमेंटल लॉन्ड्री के नियमों में रेलवे की ओर से कुछ बदलाव भी किए गए थे। पहले रेलवे के बेडरोल धोने का ठेका लंबी अवधि का दिया जाता था, लेकिन बेडरोल की सफाई में शिकायत बढ़ने के बाद इस अवधि को 6 महीने कर दिया गया है। लेकिन रेलवे के कंबल को लेकर जो नई जानकारी सामने आई है उससे लगता है कि अभी कई मोर्चों पर और सुधार की गुंजाइश है। अब सेहत वाली दूसरी कुंजी भी आइए खोलते हैं, जो खासकर उन न्यूज़ मित्रों के लिए है जो खुद को फिट रखने के लिए या फिर बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हैं। लेकिन इसी जिम को लेकर फिट रेटेड नाम की एक संस्था ने एक नई स्टडी की है और इसमें जो बातें सामने आई हैं वो चिंता का अलार्म बजा रही हैं। इस रिसर्च में यह दावा किया गया है कि जिम में इस्तेमाल होने वाले डंबल जैसे उपकरण पर किसी टॉयलेट सीट की तुलना में 362 गुना अधिक बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा जो ट्रेडमिल जिम में रखे जाते हैं उनमें किसी पब्लिक टॉयलेट के नल की तुलना में 74 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका जिम में बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। इस स्टडी में शोधकर्ताओं ने जितने भी जिम पर अध्ययन किया उनमें चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया कि जिम के उपकरणों पर प्रति वर्ष प्रति वर्ग इंच 10 लाख से ज्यादा बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। यानी जिम तो खोल लिए जाते हैं, लोगों से मोटी मोटी फीस भी वसूली जाती है, लेकिन साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता और ये अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। सत्ता में हम आपको देश प्रेम वाली एक वीडियो कुंजी भी आइए अब दिखाते हैं, जो हर उस शख्स को अपने दिल और दिमाग में सेव करके रख लेनी चाहिए जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन उनके मन में तराने पाकिस्तान वाले बजते हैं। आज फैसल उर्फ फैजान नाम के एक शख्स ने मध्य प्रदेश में भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचकर 21 बार तिरंगे को सलामी दी और साथ में भारत माता की जय के नारे भी लगाए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि फैजान ने ये सब कुछ अपने मन से नहीं बल्कि अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को पूरा करने के लिए किया। सबसे पहले हम आपको फैजान की 21 सलामी वाला वीडियो दिखाते हैं, फिर पूरा मामला समझाएंगे जो दिलचस्प है और कई लोगों के लिए इसमें देश प्रेम वाला सबक भी है। भारत माता की जय, 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 भारत माता की जय। दरअसल जिस फैसल उर्फ फैजान को अभी अपने तिरंगे को सलामी देते और भारत माता की जय के नारे लगाते देखा, उसका एक वीडियो 17 मई 2024 को भी वायरल हुआ था। इस वीडियो में फैजान पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए भारत के लिए आपत्तिजनक नारे लगा रहा था। लेकिन वायरल होने के बाद जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचा तो फैजान पर आईपीसी की धारा 153B के तहत कार्रवाई की गई। हालांकि फैजान पर केस दर्ज करने के बाद जब ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में मामला आया तो अदालत ने उसे सशर्त जमानत तो दे दी, लेकिन साथ में जो सजा सुनाई वो बहुत दिलचस्प है। कोर्ट ने आदेश दिया कि केस खत्म होने तक हर महीने आरोपी फैजान को 2 बार पुलिस थाने में जाकर 21 बार तिरंगे को सलामी देनी होगी। तिरंगे को 21 सलामी के साथ फैजान को भारत माता की जय के नारे भी लगाने होंगे। हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को आरोपी फैजान को पुलिस थाने में जाकर तिरंगे को सलामी देनी होगी। आज आरोपी फैजान ने भोपाल के मिसरौद थाने पहुंचकर सजा की पहली किस्त पूरी की है। वैसे हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि तिरंगे को सलामी देकर और भारत माता की जय के नारे लगाकर फैजान का थोड़ा हृदय परिवर्तन तो हुआ होगा। हो सकता है कि सद्बुद्धि भी आई हो और शायद अब वो पाकिस्तान प्रेम में बहकर कुछ आपत्तिजनक करने से पहले 100 बार सोचेगा। भारत माता की जय। जो गलती हो गई उससे स्वीकार हूं मैं।
भोपाल में फैजान नाम के शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने बेल देते वक्त ये कहा कि फैजान को 21 बार पुलिस थाने जाना होगा और वहाँ पर सलामी देनी होगी। आज ये तस्वीरें देख रहे हैं फैजान की, जब फैजान पहुँचा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या हुआ था, क्यों आपने वीडियो बनाई थी? सर जय के वीडियो एक रील बना रहे थे हम लोग, उन लोग से वीडियो वायरल हो गई बस, और कुछ नहीं चाहिए कि आगे से मुझसे जो गलती हुई है वो जिसने बनाई है उनसे भी सहमत हूँ कि उन लोगों से भी ऐसी गलती ना करें दोबारा। पहले ऐसे शख्स हैं जिसे हाईकोर्ट ने इस तरह की सज़ा दी है, सहमत हैं आप, यही ठीक सज़ा है? जी ठीक सज़ा है मेरे लिए, और मैं करता रहूँगा ये पालन जब तक मुझे दिया गया है। हर पहले महीने पहले मंगलवार को, चौथे मंगलवार को आना है मुझे यहाँ, और कानून का और देश का और भारत का मैं बहुत वो पालन करता हूँ। यहीं का निगरानी हूँ मैं, यहीं जीता हूँ, यहीं मरूँगा, यहीं दफन हूँगा। उपस्थित होकर यहाँ जो निर्देश दिए गए थे कि 21 बार सैल्यूट करके भारत माता की जय कहना है, तो उस हिसाब से इसके द्वारा ये राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सैल्यूट किया गया और भारत माता की जय का नारा लगाया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और गांधी परिवार के एक और सदस्य की चुनावी एंट्री को समझते हैं। कांग्रेस पार्टी की महासचिव, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन सोनिया गांधी की पुत्री प्रियंका गांधी कल औपचारिक रूप से चुनावी राजनीति में प्रवेश करेंगी। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की खाली की गई सीट वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी को उम्मीदवार घोषित किया था। अब उनके नामांकन का समय आ गया है। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की 10वीं सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। इस पर हमने सत्ता की एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिसमें गांधी परिवार की चुनावी राजनीति की पूरी कहानी है। लेकिन इस खबर में आज का अपडेट ये है कि कल प्रियंका गांधी नामांकन दाखिल करेंगी। इस खास मौके पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद होंगे। राहुल गांधी ने आज इस पर एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि वायनाड के लोग मेरे दिल में एक विशेष स्थान रखते हैं और मैं उनके लिए अपनी बहन प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि की कल्पना नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि वो वायनाड के लिए जुनूनी चैंपियन साबित होंगी और संसद में एक सशक्त आवाज बनेंगी। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता आज ही वायनाड पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लोगों से अपील की है कि वो बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यक्रम में शामिल हों। कल वायनाड में नामांकन से पहले एक रोड शो भी होगा। सूत्रों के मुताबिक ये करीब 2 किलोमीटर लंबा शो होगा। इसमें कांग्रेस कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद होंगे।